पल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, ये देखिए कि एई साहब का टीए रूल है, टीए मतलब प्रोफार्मा है। ये देखिए उन्होंने जैसे पहले क्या किया है कि अप्रूवल लिया है। ठीक है, तो अप्रूवल की कॉपी है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि अपना नाम, पदनाम, किस तारीख को इन्होंने लोकेशन से मूवमेंट किया। जैसे 400 kV दही चौकी 9 से 29/10/25 को समय 8:15 पे शाम के, है ना, इस तारीख को यहाँ से प्रस्थान किया है और कोलकाता वेस्ट बंगाल गए हैं। इस तारीख को इस तारीख तक वहाँ रुके हैं। 3 डेज़ की जर्नी थी ये, और आपका यात्रा का उद्देश्य इन्होंने एसी साहब का एक ऑर्डर डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए अप्रूवल किसी सिग्नेचर किन किन साहब के हैं। एक तो एई सर के खुद ही के हैं, अधिशासी अभियंता के हैं, एसी साहब के हैं और चीफ साहब के हैं। ठीक है, तो इतने लोगों से आपको अप्रूवल ली है। ठीक है, फिर इसके नीचे देखिए क्या है, पहले अप्रूवल हो गई, उसके बाद फिर ऑफिसर साहब ने अपना टीए भरा हुआ है, जिस पे उन्होंने वही सारी डिटेल, आप किस तारीख को गए हैं, ट्रेन नंबर, टिकट नंबर, अमाउंट। ठीक है, अनुसांगिक व्यय के लिए देखिए किलोमीटर भरा है, जो हम बता नहीं रहे थे किलोमीटर भी भरना होता है, तो देखिए अनुसांगिक व्यय के लिए किलोमीटर भी भरा है। जो पहले वाला अप्रूवल तो केवल ऑफिसर के लिए होता है। हाँ, ऑफिसर के लिए होता है, कर्मचारी के लिए नहीं है। लेकिन कर्मचारी के लिए तब है जब मान लीजिए आउटसाइड जर्नी कर रहे हैं तो तब भी चाहिए होता है। हाँ, तो भी चाहिए होता है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका टीए का ये पीछे का फॉर्मेट है। इसमें देखिए बताया है भाड़ा इतना हुआ, आपका अनुसांगिक व्यय इतना। ठीक है, होटल बिल और आपका फूडिंग का बिल। ठीक है, देखिए इन्होंने साथ में एनेक्जर भी लगाए हैं। एनेक्जर ये किसका है, ये होटल का है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन की आपकी टिकट है। ठीक है, क्लियर हो गया इस तरह। तो इस तरह आपको साथ में इम्पॉर्टेंट एनेक्जर भी लगाने हैं और आपको सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए आपके। ठीक है, अब टीए रिम्बर्समेंट हो जाएगा। अब टीए में कोई इशू, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोग को समझना है कि जो भी बिल्स वगैरह आते हैं, है ना, उन सब पे क्या क्या हम लोग के डिडक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी बिल आता है जैसे मान लीजिए सप्लाई का या वर्क का, उस पर जो भी हम लोग के इनकम टैक्स या जीएसटी, टीडीएस, उसका जो भी डिडक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जितने भी बिल, जी पीआर बता देंगे, लेकिन आज टॉपिक में है नहीं, समय बचेगा तो या फिर आप अभी आइएगा, हम शॉर्ट में समझा देंगे। क्योंकि क्या होगा ना, पीआर आपका जैसे उसके लिए आपको एसडीओ की आईडी चाहिए, या एसडीओ या एई जिसके यहाँ से आपकी पीआर बनती है। ठीक है, आप नहीं, जैसे जिसको ऑथराइजेशन है, पीआर का मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, ऑथराइजेशन जैसे आपको है, तो अभी आईडी लगेगा, अभी शाम को, अभी सेकंड हाफ में जब जाने लगेंगे तो हम आपको क्रिएट करके दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अभी यहाँ रेलिवेंट है नहीं, बजाय तो लोग बनाते नहीं। ठीक है, तो कोई भी बिल होते हैं जितने भी हमारे आते हैं पेमेंट के लिए, उनका ब्रॉड कैटेगराइजेशन 2 पार्ट में है, या तो वो सप्लाई के बिल होंगे या फिर वर्क के बिल होंगे। ठीक है, सप्लाई के बिल क्या हुए, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हमको केवल, चलिए तो सप्लाई के बिल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने केवल एसी सप्लाई ली। ठीक है, तो एसी की सप्लाई ली, उसका बिल किसका होगा, केवल कैटेगराइजेशन उसका सप्लाई में होगा। अब मान लीजिए एसी सप्लाई के साथ हमारा इंस्टॉल भी होना था, तो वो फिर किस में कवर हो जाएगा, हमारा वर्क के बिल में। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो जो भी कैटेगराइजेशन है हमारा सप्लाई और वर्क का है। ठीक है, जैसे टेबल हमें केवल सप्लाई होनी थी, तो वो किस कैटेगराइजेशन में आएगा, सप्लाई में। ठीक है, तो अब तो कोई भी बिल आएगा, पहले हम लोग को उसका कैटेगराइजेशन समझना है कि सप्लाई का है या वर्क का है। ठीक है, जैसे एक बार कैटेगराइजेशन क्लियर हो गया, तो अब उस पर क्या क्या डिडक्शन होने हैं वो यहाँ पे लिखा है हमने, कि जैसे पहले क्या चेक करना है, ये अगर इनवॉइस वैल्यू उसकी 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है, सप्लाई का बिल है और इनवॉइस की वैल्यू क्या है हमारी, 2.5 लाख से ऊपर है, तो उसमें क्या क्या डिडक्ट होगा, जीएसटी, टीडीएस।
ठीक है, 1% या फिर IGST TDS 2%। ये पता है GST, IGST, CGST कब लगता है? ठीक है, हाँ, CGST तब लगता है और SGST तब लगता है जब सप्लाई हमारी विद इन यूपी की सप्लाई है। ठीक है, जैसे जो हमारा सप्लायर है वो विद इन यूपी है तो वो अपने इनवॉइस पे हमें CGST और SGST लगा के देगा। जैसे ही हमारा सप्लायर यूपी के बाहर का है तो हमें IGST लगा के देगा बिल पे। ठीक है, तो अब मान लीजिए उसने CGST SGST लगाया है तो हमारा TDS भी उसी हिसाब से कटेगा 1%। और मान लीजिए उसका बाहर से है तो क्या होगा, हमारा 2% IGST डिडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि अगर सप्लाई का बिल है और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हमारा GST TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए, थैंक यू, अब मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू है वो 50 लाख से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा 0.1% इनकम टैक्स TDS कटेगा। ठीक है, 50 लाख के बिलो रहेगा तो इनकम टैक्स TDS नहीं कटेगा। अब एक सिनेरियो समझते हैं, कोई बिल हमारा 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 50 लाख से कम है तो उस केस में क्या होगा, हमारा केवल GST TDS कटेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल हमारा केवल 2 लाख का ही है तो उस केस में क्या होगा, कुछ नहीं कटेगा सप्लाई के बिल पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, ज़्यादातर यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लिखी है। कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोग का 1 करोड़ों का। ठीक है, और उसके बाद सप्लाई के लेकिन जो इनवॉइस के बिल होते हैं हर जगह वो कहीं 5 लाख कहीं 10 लाख इस तरह दिए जाते हैं। तो उस केस में भी अगर हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पूरी 50 लाख से ज़्यादा है तो भी हम लोग 0.1% डिडक्ट करेंगे। ठीक है, भले पार्ट पेमेंट हो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा, और यही आपका अप्लाई होगा यहाँ पे 2.5 लाख वाले में भी। मान लीजिए हमारा कोई 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और 1-2 लाख रुपए हर जगह सप्लाई थी अलग अलग यूनिटों में, तो अगर हम लोग, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो सप्लाई के केस में क्या होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की या इनवॉइस की तो हम लोग GST TDS काटेंगे, और अगर 50 लाख से भी ज़्यादा है तो GST TDS तो कटेगा ही कटेगा, और साथ में हमारा क्या कटेगा, इनकम टैक्स TDS। ठीक है, 0.1%। ये सप्लाई में क्लियर हो गया? सप्लाई के बिल में इसके अलावा और कुछ भी नहीं कटता है। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन था नहीं। पहले हम लोग को क्या देखना है, कैटेगराइजेशन। ठीक है, सप्लाई का है कि वर्क का है। अब आ जाते हैं वर्क के बिल पे कि वर्क के बिलों में क्या क्या डिडक्शन हम लोग का अलाउड है। अब जैसे ही वर्क का बिल होगा हमारा, तो कोई भी वर्क का बिल हो, ठीक है, उस पर हम लोगों का इनकम टैक्स TDS कटना ही कटना है, चाहे 1000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो। ठीक है, किस रेट पे कटेगा वो अलग अलग है। कोई भी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा, 2% कटेगा, और वो अगर इंडिविजुअल या फर्म की तरह रजिस्टर्ड है तो 1% कटेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई भी अगर वर्क का बिल हम लोग के पास आया है तो उस पर हमारा क्या होगा, इनकम टैक्स TDS तो डिडक्ट होना ही होना है। ठीक है, अगर वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसने भी वेंडर ने सप्लाई किया है वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है तो 2% कटेगा, और नहीं तो फर्म या इंडिविजुअल है तो 1% कटेगा। ठीक है, वो अब आ जाता है प्रोफेशनल में। ठीक है, वो प्रोफेशनल बिल होते हैं, और प्रोफेशनल बिल में क्या होता है, प्रोफेशनल के अलग अलग TDS हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग मेन कैटेगराइजेशन आपका सप्लाई और वर्क का ही समझ रहे हैं। ठीक है कंपनी और फर्म में क्या जी, कंपनी और फर्म में शॉर्ट में समझा देते हैं। कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है उसमें आपका प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा रहता है, और पैन में जो 4th कैरेक्टर होगा वो C होगा। ठीक है, और जब इंडिविजुअल या फर्म होती है मतलब उसको एक आदमी या 2 आदमी मिलके चला रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल के पैन पे वो फर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड बाकायदा लिखा रहेगा। बेसिकली आपको अगर बाइफरकेट करना है तो पैन से आप कंफर्म कर सकते हैं। पैन में जो 4th कैरेक्टर होगा वो आपका C होगा कंपनी के केस में, और इंडिविजुअल के केस में P या F होगा। P मतलब पर्सन हो गया, F हुआ मतलब फर्म। ठीक है, ये समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, जैसे आप लोगों का पैन जो भी होगा
तो उसमें बीच में पी होगा एक जगह, तो मतलब वो पर्सनल पैन हो गया। तो जितने भी इंडिविजुअल या फर्म रजिस्टर्ड होंगी उनमें पी रहता है, तो उससे आप कैटेगराइजेशन कर ले जाओगी, वहाँ हमें 1% TDS काटना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया वर्क के केस में। अब वर्क के केस में ये वाला पॉइंट वैसे ही है कि अगर वर्क के केस में भी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का बिल होगा तो हमारा क्या कैटेगराइजेशन है कि GST TDS डिडक्ट होना ही होना है। ठीक है, ठीक है। अगर यूपी के बाहर की फर्म है तो IGST होगा, तो IGST है तो 2% होगा, और विद इन यूपी की फर्म कंपनी है तो उसमें CGST और SGST डिडक्ट होगा 1-1%। अब बात करते हैं वर्क के केस में कुछ हमारे लेबर इंटेंसिव वर्क होते हैं। लेबर इंटेंसिव वर्क क्या कौन से हो गए, जैसे जिस केस में हम लोग लेबर सर्टिफिकेट है ना ये सब मांगते हैं वेंडर से, उस केस में क्या होगा हमारा लेबर सेस भी 1% डिडक्ट होगा। जैसे आपके ये मेनली कवर होते हैं आपके सिविल वर्क में। ठीक है, सिविल वर्क जितने भी होते हैं सब पे इसीलिए लेबर सेस भी 1% डिडक्ट होता है, और इसीलिए लेबर रजिस्ट्रेशन मांगते हैं क्योंकि उसी के लेबर अकाउंट में हम लोग ये 1% काट के डिडक्ट करते हैं। तो मैकेनिकल में नहीं आ सकता है लेबर से? नहीं, मैकेनिकल या टेक्निकली एडवांस वर्क में लेबर सेस नहीं कटता है। अगर मान लीजिए कोई फैब्रिकेशन वर्क है हाँ, तो लेबर लग रहा है। हाँ लेबर लग रही है, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन ये होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का, और जिस वर्क में अगर आपने लेबर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मांगा है उसी में आप लेबर सेस काट पाएंगे। तो उसमें भी तो अगर 50 लेबर ज़्यादा रहता है, हाँ 50 लेबर ज़्यादा हैं तो मांगते हैं तो उस केस में लेबर सेस कटेगा। तभी लिखा है ना लेबर इंटेंसिव वर्क। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें आपके लेबर इन्वॉल्व है ज़्यादा। ठीक है, तो उस केस में तो उसका मेन कैटेगराइजेशन यही होता है कि जो भी एग्रीमेंट करने से पहले हम लोग जो पेपर वर्क मांगते हैं अगर उसमें लेबर रजिस्ट्रेशन मांगा है हमने तो उस केस में लेबर सेस काट लेते हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है ना, मान लीजिए जिसका लेबर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसका हम लेबर सेस काट के कहाँ जमा करेंगे, वो तो टेंडर में ही मेंशन होता है। हाँ, तो जिस टेंडर में ही मेंशन है और हम लोग ये मान रहे हैं कि जिसमें हमने लेबर रजिस्ट्रेशन मांगा है तो उस केस में लेबर सेस 1% डिडक्ट करके उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ये क्यों करते हैं TDS पता है ना, इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये आइडिया होता है कि हम लोग ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेमेंट किसी पर्सन को रिसीव हो रही है, तो उसके पैन पे ये अमाउंट शो करने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनकम पहले लोग छुपा लेते थे वो नहीं आप हाइड कर पाएंगे। इसीलिए TDS जो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स से ही सारी इन्फॉर्मेशन पैन पे आपके अपडेट हो जाती है। ठीक है, ये कुछ समझ में आया? लेबर के वेलफेयर के लिए यूज होता होगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सप्लाई और वर्क में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब इस हिसाब से TDS किस पे कितना कितना है उस हिसाब से डिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये पैन वाला भी समझ गए। जैसे आपको अपना पैन अभी याद है ना, तो उसमें 4th कैरेक्टर P होगा, तो मतलब वो क्या हो गया आपका पर्सनल पैन हो गया। तो पर्सनल के केस में क्या होगा हम लोग का 1% कटेगा TDS। ठीक है, और जैसे ही कंपनी लिखा वहाँ C लिखा होगा, तो जैसे अपने विभाग का क्या है AACU, अच्छा नहीं हमारे UPPTCL का है। आपका उत्पादन का पैन पता है? नहीं पता है? पैन नंबर उत्पादन का सर पता है ना, तो पैन में देखेंगे 4th कैरेक्टर C होगा। सर लेकिन एक ये CIN नंबर क्यों डाला जाता है हर लेटर पे? हाँ हाँ, इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो वहाँ से वो आपको SIN नंबर एक अलॉट होता है। जैसे एक डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर साहब का एक DIN नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं से आपको अलॉट होता है। ठीक है, तो वैसे कंपनी का जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो एक SIN नंबर उनको अलॉट होता है, वो आपका कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हाँ, तो वो मतलब कंपनी हो गई ना। ठीक है, तो अब वर्क में और सप्लाई में डिडक्शन कितना कितना होना आप कर लेंगे। तो आपके यहाँ बिल कौन कौन देखते थे? आप देखते थे बस बिलिंग? फुल सुपरविजन का मिलाता है, लाइसेंस सुपरविजन। हाँ हाँ, उसमें जो सुपरविजन का रहता है, तो वो वर्क की कैटेगरी में आ गया। तो वर्क कैटेगरी में आप लोग क्या क्या डिडक्ट करते हैं? यही सब डिडक्ट करते हो। कितने का होता है? डिडक्ट तो वहाँ से ही आता है, क्या नाम है योजना से SGST CGST कटा होता है। हाँ, TDS कटता है। TDS भी कटता है ना, 2% कटता होगा कंपनी है तो, है ना। तो ये सारे डिडक्शन वहाँ से लग के आते हैं, आप पास कर देते हैं। हाँ, ये सब बिल देखने पड़ते हैं सर। अच्छा, देख लेते हैं।
चलिए ठीक है, ठीक है। इसके और कोई बिल नहीं देखता आपके यहाँ बिलिंग में? अच्छा, अकाउंट्स में है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी ये समझ में आ गया? शॉर्ट में समझ में आया, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं था, इसलिए शॉर्ट में था कि किस क्या क्या लिमिट है, कितने पे अमाउंट की कितना डिडक्ट होता है, एक आइडिया होना चाहिए, ब्रीफिंग नॉलेज, ठीक है। टीडीएस वगैरह क्या है, इसी पे देखिए एक बिल वगैरह हम आपको दिखा देते हैं पास किया हुआ। जैसे ये बिल है मान लीजिए, इस पे देखिए, अब ये इसका जो एग्रीमेंट था वो 50 लाख से ज़्यादा का था सप्लाई का बिल, ठीक है। तो इसलिए देखिए इस पे IGST है, यूपी के बाहर की कंपनी है तो इसलिए IGST कटा है, और आपका 194Q मतलब वही 0.1% इनकम टैक्स कटा है, और बाकी रिटेंशन है, क्योंकि एग्रीमेंट में रिटेंशन भी रहा होगा कि 10% हमें रिटेंशन काटना है, ठीक है। तो इतना डिडक्ट करने के बाद बाकी बैलेंस आपको कंपनी को पेमेंट कर दिया गया, ठीक है। ये समझ में आया? पास एंड पे की ऐसे मुहर लगती है, और जितना बैलेंस पेमेंट करना है और बाकी एडजस्टमेंट में लिख के ये लीजिए, ठीक है। उस हिसाब से आपका डिडक्शन होके बाकी बैलेंस वेंडर को पे कर दिया जाता है, ठीक है। ये जेई साहब द्वारा फिर एसडीओ साहब द्वारा सब वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद डिवीज़न में आता है, वहाँ से पेमेंट इस हिसाब से प्रोसेस हो जाता है। हाँ, ये नहीं, ये सप्लाई था, पीवी बिल है, प्राइस वेरिएशन, ये सप्लाई रही होगी कोई, सप्लाई के बाद कभी कभी क्या होता है, एक प्राइस वेरिएशन का भी क्लॉज रहता है उसमें। प्राइस वेरिएशन है कि मतलब मान लीजिए कोई सप्लाई हुई, लेकिन सप्लाई का पीरियड जो था 6 महीने का था, कि भैया 6 महीने के अंदर आपको सप्लाई कर देना है, लेकिन 6 महीने में क्या हुआ, कॉपर या आयरन का रेट चेंज हो गया, तो उसमें एक प्राइस वेरिएशन का भी क्लॉज रहता है कि आप मान लीजिए प्राइस चेंज हो जाता है तो आप जितना एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी उतने का बिल तो देंगे ही देंगे आप, लेकिन अगर मान लीजिए पॉजिटिव हो गया प्राइस वेरिएशन तो वो देंगे, और मान लीजिए दाम गिरता है तो नेगेटिव प्राइस वेरिएशन का भी बिल आप दोगे। नहीं, उसका परसेंटेज हम नहीं डिसाइड करते, वो गवर्नमेंट के रेट रहते हैं, गवर्नमेंट का ही एक फॉर्मूला है प्राइस वेरिएशन कैलकुलेट करने का, इसको ईमा रेट कहते हैं, ठीक है। वो जो रेट होते हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे हैं, जैसे कॉपर का कोई भी रेट है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, तो उससे ही ईमा, IEEMA ईमा के जो रेट्स आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से रेट्स। अच्छा, आपको क्या लगा? भूख तेज लगी क्या? वर्क वाले तो अभी प्रचलन में होगा, एमबी पे बनाने का है, वर्क वाले एमबी पे बनाने का प्रचलन। हाँ, प्रचलन नहीं है, अभी भी है। हाँ, भले ERP पे MB हो रही है, लेकिन वर्क पे MB होती है उसकी। सप्लाई की तो नहीं, नहीं, सप्लाई की भी MB होती है। नहीं, एमबी होती है, MB कॉन्ट्रैक्टर देता है ना, उसमें तो बिल देता नहीं है। नहीं, वर्क के केस में भी बिल देता है, खाली आपका जो सिविल वर्क होते हैं उस केस में क्या होता है कि जेई साहब उस बिल को वेरीफाई करते हैं, वरना वर्क के केस में जो नॉर्मल वर्क है उस केस में भी बिल आपके वेंडर ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, वो एमबी पर ही जेई साहब बनाते थे, उसी पर ठेकेदार से दस्तखत कराया, वही आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं। और सप्लाई में ठेकेदार जैसा ये बिल है, हाँ। ऐसा देते थे। अच्छा, नहीं, वर्क के केस में क्या है ना, वरना फिर पता कैसे चलेगा कितना सप्लाई वो वर्क काम हुआ। वो तो जेई साहब जितना लिख दिया उतना हो गया। हाँ, ये अब नहीं है ऐसा, क्योंकि अब क्या है कि GST और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स इनवॉइस देंगे तभी उस बेसिस पे पेमेंट होगा, और टैक्स इनवॉइस काटने का मतलब है उस पर GST लगेगा, वो सब उसमें क्लॉज कवर होने लगेंगे, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें एक नंबर में आ गई अब। इसमें एडजस्टमेंट लिखा है 14 लाख, ये क्या है? ये यही इसका टोटल है, ये IGST 210, ठीक है, ये इनकम टैक्स 10,515 और रिटेंशन 12,40,000, ठीक है। ये जैसे ही सबका जोड़ेंगे तो ये 14 लाख रुपए यही आ जाएगा एडजस्टमेंट आपका। मतलब टोटल बिल उसका था 1240 का, ठीक है, नहीं 1,24,00,000 का है,
1 करोड़ 24 लाख का था, 1 करोड़ 24 लाख से हमने 14,61,000 उसका एडजस्ट कर लिया। अब 14 लाख में 12 लाख ये हो गया, 2 लाख इनकम टैक्स वो IGST TDS हो गया और 10,000 आपका ये इनकम टैक्स हो गया। तो ये टोटल जो है हमने एडजस्ट कर लिया, बाकी 1 करोड़ 9 लाख रुपए उसको भुगतान कर दिया। अब इसमें से जो रिटेंशन है ये 1 साल या 6 महीने बाद, जब भी उसका क्लॉज में जैसा भी पेमेंट होगा, ये 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम उसे वापस कर देंगे और बाकी पैसा क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। ठीक है, वर्क कंप्लीशन पे वापस करते हो? हाँ, वर्क कंप्लीशन पे या सेटिस्फैक्ट्री जब 1 साल या वारंटी जो भी सप्लाई में होगी या सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ वर्क के केस में, तब ये पैसा हम लोग वापस करेंगे। चलिए, तो ये बिल वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब डिडक्शन हो जाएंगे सारे बिल पे। मान लीजिए फ्यूचर में वर्क मिलता है तो ACR छोड़ के, है ना। चलिए, अब जो नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है TIPI के ऊपर। ठीक है, TIPI कितने लोग लेते हैं? आपने दोनों हाथ उठा, TIPI दोनों लेते हैं? सब दोनों होती है। चलिए, तो टर्मिनोलॉजी पहले समझ लेते हैं। परमानेंट इंप्रेस्ट क्या होता है फिर बताइए? PI। हाँ, PI। हाँ, तो होता क्या है परमानेंट इंटरेस्ट, ये तो बताइए। हाँ, एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं भाई। हाँ हाँ, पेटी एक्सपेंसेस के लिए। देखिए क्या है, तीनों टर्मिनोलॉजी पहले इजीली समझ लेते हैं। तीनों टर्मिनोलॉजी क्या है? परमानेंट इंप्रेस्ट का मतलब ये होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में आपको एक एडवांस पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1,000 रुपये की या 500 रुपये की आपकी PI ओपन हुई, तो वो आपको 500 रुपये एज आ एडवांस आपको मिल जाएगा और जितना आप खर्चा करते रहेंगे वो धीरे धीरे आप रिक्यूब करते रहेंगे। रिक्यूब मतलब 500, मान लीजिए 300 खर्चा हुआ तो आप 300 का वाउचर देंगे, वो पैसा आपको फिर मिल जाएगा, तो आपके पास फिर एडवांस 500 रुपये मेंटेन हो गया। ठीक है, और ईयर एंड में क्या करते हैं? ईयर एंड में हम लोग क्या करते हैं? PI को क्लोज करते हैं। क्लोज मतलब लास्ट वाउचर हम लोग देंगे और फरवरी या मार्च के मंथ में, और जितना का भी खर्चा हुआ है उतना लगाएंगे और बैलेंस अमाउंट या तो हमको देना होगा या फिर वहाँ से लेना होगा। हैं? TTA क्या है? वो सही बंद हो गया है, जो आप इतनी देर से पूछ रहे थे ना वो बंद हो गया। हाँ 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 500 रुपये एडवांस मिलेगा, हाँ हाँ 30 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो क्या 300 रुपये के लिए नंबर देना पड़ेगा या पूरा वापस करना पड़ेगा? नहीं, जैसे 300 आपका खर्चा हुआ, मान लीजिए अप्रैल में आपका खुला, आज खर्चा हो जाएगा। आज 300 रुपये खर्चे हो गए, तो आप 300 रुपये का जो खर्चा है वो वाउचर लगाएंगे और 300 रुपये आपको फिर मिल जाएगा। मतलब वही ये नहीं है कि जो 500 मिले हैं पूरा 500 का नहीं दे नहीं, जरूरी नहीं 500 का। हाँ, रहा, वाउचर लगाते जाएंगे वो मिलता जाएगा। तो मेनली हाँ, तो मेनली पर्पस ये रहेगा कि हर महीने आपके पास 500 रुपये एज एडवांस मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा मतलब बैलेंस की रहे और जो खर्चा होता है वो लेते रहिए आप। ठीक है, वैसे जरूरी है कि 500 का है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 490 पे लेते हैं, 499 पे लेते हैं, होता यही है। हाँ, तब ले रहे हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि मतलब जैसे 500 या 600 आपका खर्चा हुआ तो आपने 600 रुपये लगाए, रिक्यूब करा लिया, फिर आपके पास 1000 रुपये मेंटेन हो गए। हाँ, ये हो। हाँ हाँ हाँ, तो आपको 800 के वाउचर देना, 200 रुपये वापसी करना। वो मार्च में होता है। नहीं, होता है। इससे बढ़िया वो कहते हैं 1000 के 1000 खर्च कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है, उससे ज्यादा काम 200 रुपये बढ़ जाता है। 250 ज्यादा वाउचर लेते नहीं, 4 वाउचर देते हैं। अभी हुआ है, पहले 200 से वाउचर देते थे। देखिए क्या है, तो फिर PI नहीं है वो, समझिए। PI में क्या होता है, वो लास्ट में ये तो रिक्यूपमेंट का मतलब क्या हुआ? रिक्यूब का मतलब क्या हुआ? ऐसी व्यवस्था है। अब वो आपके यहाँ अकाउंट सेक्शन मेहनत नहीं करना चाहता है। देखिए समझिए साफ बात, जो टर्मिनोलॉजी ही अलग अलग है। रिक्यूब का मतलब होता है कि आपने रिक्यूब का मतलब जितना आपने खर्चा किया उतना आपने रिक्यूब किया, मतलब फिर आपके पास एडवांस मेंटेन हो गया। ठीक है, जो आप ये जो काम बता रहे हैं कि लास्ट में जैसे मान लो 1000 में 800 खर्चा हुआ हमने जाके,
800 का वाउचर लगाया, 200 रुपये वापस किए, वो होता है मार्च में, कि मार्च में जब आप क्लोजिंग देते हैं फाइनल, तो हर महीने क्लोज करते हैं पीआई। क्लोजिंग तो ये फिर 200 रुपये लेते क्यों हैं? 1000 एडजस्ट कर देते हैं, हाँ, फिर उसके बाद से अगले महीने वाला 1000 दे देते हैं। तो रिक्रूटमेंट कहाँ हुआ फिर? रिक्रूटमेंट कराते हैं 1000 रुपये। हाँ 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 हाँ, 200 कैश देने पड़ते हैं, अच्छा पूरा आधार मेंटेन होता है। ये नहीं कि 800 आपने वाउचर दिया, 800 से ले लिया। हाँ, तो फायदा क्या, मतलब काम तो वही हो रहा है, तो फायदा क्या, मतलब 200 जैसे हमसे ले लिया। नहीं करना चाहते सर, हाँ, मेहनत नहीं करना चाहते, 200 रुपये कैश कहते है, पूरा दो फटाफट क्लोज करें, नया आदमी अच्छा। काम खत्म। हाँ, सीधा दे तो देते, वो मेहनत क्यों करें? चलिए, लेकिन पर्पस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए, होता है जो हम बता रहे हैं, प्रोसेस यही है, क्योंकि बात तो वही हुई ना, हम आपसे 200 लिए फिर 1000 रुपये दे दिए, मतलब क्या हुआ उसका? किसी महीने में 1400 खर्चा हो गया, हाँ, तो 1400 दे देंगे। नहीं पीआई तो आपकी 1000 की है ना, तो जैसे ही आप 1000 तक पहुंचेंगे रुक जाएंगे, पहले 1000 लगा के पैसा ले लेंगे, फिर आगे 400 खर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ उस महीने में नहीं देंगे सर, महीने बाद, आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत है, महीने बाद चलता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन नहीं, अपने बनाया हुआ नियम कानून। असल में क्या है ना, आपके यहाँ क्या है, स्टाफ कम है, तो मॉनिटरिंग और उस हिसाब से जैसा चाहते डेविएशन का। एक मिनट, बातें न करें। हाँ जो वाउचर है, हाँ, 250 के चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है? नहीं 200 के दिन 200 नहीं ऐसा कोई जीएसटी वाउचर होना चाहिए। नहीं, वो 1000 है, थोड़ा हिसाब होना चाहिए। नहीं ये भाई, ये तो यहाँ 250 की ज़्यादा नहीं होता, हेडक्वार्टर मेनली क्या है कि 500 से ऊपर, 250 नहीं मेनली क्या होता है हम बताएं। 500 का भी पर्पस है, सुनिए बातें ना करिए भाई। 500 का पर्पस ये है कि 500 के ऊपर के जो वाउचर हैं उसकी एमबी होती है, रूल है ये, तो इसलिए कहते हैं कि 500 के नीचे का वाउचर होना चाहिए। पहले 200 का यहाँ पर, हाँ। 250 इस साल हुआ। चलिए अगले साल 300 होगा फिर। नहीं, जिस हिसाब से बढ़ रहा है। रिक्रूटमेंट से सर वो लिमिट तो नहीं है कि कितने बार मिले सर? नहीं, रिक्रूटमेंट की लिमिट नहीं है सच, ये मानता महीने में एक बार करा सकते हैं, ठीक है। इसका कहीं वो ऐसा है, बहुत हैंडबुक में मिलेगा आपको ये, जैसे अब ये पीआई वाला जो बता रहे हैं ना कि 200 लेके, अब ये हैंडबुक में आपको मिलेगा, है ना। फाइनेंशियल हैंडबुक आप पढ़ेंगे, यूपीपीसीएल की आपकी भी होगी, उत्पादन की भी होगी, उसमें लिखा होगा कि परमानेंट इंप्रेस्ड का मतलब ही यही, पर्पस ही यही कि मतलब अगर हम हर महीने फिर आपसे 1000 ले लिए तो फिर वो पर्पस डिफीट हो गया ना। फिर हम आपकी खर्चे के बेसिस पे ना खोलें, फिर टीआई ना खोलें। जब हमें यही करना है तो हम टीआई ओपन कर दें आपकी, टीआई भाई 800 खर्चा किया, 800 पैसा वापस ले लिया, तो हम 200 रुपये आपसे ले के फिर 1000 देने का मतलब क्या रहा फिर, ठीक है। अब सेकंड वर्ड है हम लोग का टेम्परेरी एडवांस। इस केस में क्या होता है, देखिए टेम्परेरी एडवांस में क्या है कि एक पर्टिकुलर वर्क है जो हमारा डिफाइंड है, उसका पहले हम लोग अप्रूवल लेते हैं, ठीक है, जो भी आपके सीनियर हैं उनसे अप्रूवल के बाद आपको उतना अमाउंट एडवांस दे दिया जाता है। फिर आप खर्चा करते हैं, मान लीजिए आपका जैसे 5000 का टेम्परेरी एडवांस ओपन हुआ, आपका 5000 रुपये आपको एडवांस में मिल जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप खर्चा करेंगे। मान लीजिए 5000 का 4800 हुआ, तो आपको 200 रुपये वापस करने हैं जब आप टेम्परेरी एडवांस क्लोज करेंगे। और मान लीजिए 5000 का 5500 खर्चा हुआ, तो आप 5500 के वाउचर लगाएंगे और 500 रुपये आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका टेम्परेरी एडवांस। इस केस में भी क्या होगा कि आपको पैसा एडवांस में पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली एक बार कराते हैं, हाँ 2 बार हो गई तो ये आपके बताए ना, हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि क्या है कि आपके जो ऑफिसर हैं उन पे डिपेंड करता है। वो खर्चा देखेगा आपका कि अगर जेन्युइन लग रहा है उनको, ठीक है। कई बार तो ऑफिसर के कहने पे ही खर्चा होता है ना, नॉर्मली तो खर्चा उन्हीं कहने पे होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए 2 बार हो गया, 500 की आपकी, हाँ वेरीफाई वही कर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपये का है, 500 रुपये 2 बार खर्चा हो गया, ठीक है, तो आपका बिल्कुल क्लेम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि किसी महीने मान लिया आपने नहीं लिया, खर्चा नहीं हुआ, है ना। बातें ना करिए भाई, आप लोग बहुत बतियाते हैं, कुछ रह गई हैं बातें।
हाँ तो मान लीजिए खर्चे का अनुसार 5,000 का खुला खर्च हो गया, हाँ और उसका ये भी नियम है कि खर्च होने के बाद तुरंत आप आगे अप्लाई कर लें, तो जितने बार मिलेगा उस मंथ में उतने बार आप तुरंत भी कर सकते हैं। क्या टीए का बता रहे हैं? पीआई का? तो टीआई तक अभी पहुँचे ही कहाँ हम लोग? अब टीआई पे जा रहे थे। आपकी टीआई फंसी ही लग रहा है। नहीं, पीआई अलग है, टीआई अलग है ना। अब आते टेम्परेरी इम्प्रेस्ड पे। अब टेम्परेरी इम्प्रेस्ड क्या है, इसमें भी क्या होता है, अप्रूवल पहले ही हो जाएगा कि पर्टिकुलर वर्क कराना है, उसका एक एस्टिमेट रहेगा कि मान लीजिए 5,000 का वो वर्क होगा, और उस केस में क्या होगा कि आप वर्क कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जितना भी खर्चा होगा, मान लीजिए 5,000, 4,800, 5,500, उतने का आप वाउचर लगाएंगे और एक मुश्त में आपको उतना पैसा वो रिम्बर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टीआई हुआ, ठीक है। अब वो जो आप क्या फॉलो हो रहा है वो बेसिकली एक तरह से टीआई और पीआई का मिक्स कर दिया उन्होंने, ठीक है। जब तीनों टर्म अलग अलग हैं तो वर्किंग भी वैसे ही है, ठीक है। पीआई में क्या होता है, कहीं भी जाए, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ तो पीआई का कल्चर काफ़ी कम कर दिया गया उत्पादन में। हर जगह अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन में ज़्यादातर सिर्फ टीआई चलती है कि मतलब आप अप्रूवल ले लीजिए, खर्चा करिए और रिम्बर्समेंट ले लीजिए। इसमें क्योंकि एम्प्लॉय एडवांस का कल्चर ख़त्म कर दिया है हमारे यहाँ, मतलब एडवांस बिल्कुल नहीं देंगे अब, ठीक है। पीआई में क्या होता है, क्योंकि आपके नाम पे एक एडवांस बुक हो जाता है, अगर आप वो पीआई मान लीजिए नहीं क्लोज करते हैं मार्च में, तो वो एज अ एडवांस मिसलेनियस आपके ऊपर बुकिंग आ जाती है, ठीक है। कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके वाउचर ना सबमिट करने पड़े और पेमेंट मिल जाए। एडवोकेट के केस में तो कच्चा वाउचर भी चलते हैं, है ना, क्योंकि एडवोकेट के भाई ना उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो उन केसेस में तो उनके केवल साइन के बेसिस पे भी वाउचर चलते हैं, लेकिन आपको चाहिए तो होगा उनसे वाउचर एक ना एक, बिना उसके पेमेंट कैसे कर पाएंगे। सर जैसे ये बिल लगा देते हैं कोई सा भी, जीएसटी वाला भी लगा दिया या वो टैक्स रिवर्स लगा दिया, हाँ हाँ, सबमिट कर दिया, तो क्या अकाउंट में इसकी वो होती है, जांच होती है? अकाउंट में जांच होती है? हाँ, जैसे वहाँ से लगा दी क्या पड़ेगा? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो जब उसको पास करते हैं तो उसी वक्त जांच करते क्या उसकी? नहीं, उस वक्त तो जांच हो ही गई, लेकिन जैसे पेमेंट अथॉरिटी के पास पावर होती है, जैसे पास किया आपने, जैसे मोहन लगाते हैं पास एंड पे की, तो पास करते टाइम तो पेड बाय मी लिख करके वो चेकिंग हो गई, ठीक है। लेकिन जो अथॉरिटी पेमेंट कर रही है वो एक बार रिव्यू कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, और ठीक ही तो है। मान लीजिए कोई कमी निकल आई, तो अभी आपके इंटरनल आदमी ने पकड़ा, कल को मान लीजिए ऑडिटर ने पकड़ लिया, तो आप नहीं उसको सुधार पाओगे। भाई उसमें कमी क्या आती है कि बिल सही से नहीं बना है, उत्पादन निगम का नाम नहीं सही से लिखा है, या सीरियल नंबर नहीं सही से मेंटेन है, आगे एक ही साथ अगर 2 बिल कटवाए आपने तो आगे पीछे मेंटेन हो गए, है ना, यही सब एरर है। लेकिन ये आपका अपना इंटरनल डिपार्टमेंट पकड़ ले रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। कल को मान लिया अकाउंट्स टीम ने या इंटरनल या स्टैच्यूटरी ऑडिटर ने पकड़ लिया, वो फिर ज़्यादा दिक्कत है आपके लिए, है ना। यहाँ तो आपके पास एक चांस है, मौका है कि चलिए ठीक, उसको करेक्शन हो जाएगा, है ना, कमी होगी तो पकड़। लेकिन अगर ऑडिटर ने या अपने यहाँ जो आपके यहाँ वो वाला ऑडिट होता है जो इंटरनल टीम करती है आपकी खुद के, नहीं कैग वाली तो होती है कि इंटरनल ऑडिटर हो, इंटरनल भी तो एक होता होगा जिसमें एक सीए की टीम आती है, होता है ना, तो वो भी उनका भी तो यही सब काम है, चेक करना, वाउचिंग करना। तो अगर वो पकड़ेंगे तो वो आपका नोट्स बना देंगे, तो उससे अच्छा है पैरा बन जाएगा। हाँ, तो पैरा बनने से अच्छा है कि पहले ही वाउचर हट जाए, ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया, पीआई, टीए, टीआई। आपके यहाँ पीआई और टीआई को मर्ज करके एक नया स्कीम बना दी गई है, ठीक है। तो आपके यहाँ क्या किया है, दोनों टर्मिनोलॉजी को मर्ज कर दिया है। लेकिन वैसे उनसे पर्पस पूछिएगा क्यों ऐसा करते हैं, कुछ उनकी मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत होगी। देखिए समझिए उनकी भी, सॉफ्टवेयर तो आ जाए ना, हाँ हाँ, तो 2016 से काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही व्यवस्था है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर तो अभी हाँ 2020-21 के बाद लगा होगा। अच्छा, ये मैम का कहना है कि वैसे ही उसको डिजाइन करवाएगा। अच्छा, जैसा, हाँ जैसा उन्होंने, वो सर जो आधी सी टीम को पूछे आपने आपका काम कैसे हो रहा है, मैं समझ गया कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसी हिसाब से उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया है। कैसे काम होता है? आप लोग कभी वो गूगल करके हैंडबुक पढ़िएगा इसकी, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना वॉल्यूम में हो गई है, एफएचबी के कौन से वॉल्यूम में हो गई? फाइनेंशियल हैंडबुक के आपके एम्प्लॉय नहीं, अब इतना वॉल्यूम नहीं, लेकिन एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट में होगा ये।
एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट का जो भी क्लॉज हो वो होगा सेक्शन, उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि जितने अपने पुराने रूल में जैसे ही आप जाते हैं ना, वो सारे आपको फाइनेंशियल हैंडबुक में मिलेंगे, ठीक है। उसमें पूरा प्रोसेस भी डिफाइंड है कि कैसे प्रोसेस होगा, कौन कौन TIPI नहीं ले सकता है। जैसे आपके कैशियर साहब नहीं ले सकते हैं TIPI, कैशियर साहब नहीं ले सकते हैं, ना अकाउंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। और MB बुक सर किसको इशू हो सकती है? जेई साहब को हो सकती है, बाकी कोई कैडर नहीं ले सकता। तो मेजरमेंट करेगा कौन? हमारे यहाँ सेक्शन ऑफिसर को दे रखते हैं। नहीं तो आपके यहाँ इसलिए किया गया होगा क्योंकि आपके यहाँ जैसे जेई किया तो पोस्ट क्रिएट करके वहाँ जेई को बैठा लें, और मेजरमेंट करना ज़रूरी भी होगा, है ना। जैसे कोई भी खर्चा है बड़ा है, उसका मेजरमेंट भी करना होगा, तो वो क्या करेंगे, वो किसी ना किसी को इसलिए अलॉट करके उन्होंने एक MBL प्रोवाइड करा दी। वकीलों के बिल की MB हो रही है। हाँ, तो उसका वो चीज़ अच्छी है, कम से कम एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। देखिए मान लिया आपका सैप पे तो रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, मान ली कभी सर्वर नहीं चल रहा है या सैप आपका नहीं प्रोसेस में, तो कम से कम आपके पास एक रिकॉर्ड, मैनुअल रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, कि MB उसकी हो रही तो अच्छी चीज़ है। देखिए जितना रिकॉर्ड आप मेंटेन, वही मैं कह रहा हूँ, जितना रिकॉर्ड मैनुअल है वो भी ज़रूरी होता है। मतलब ERP पे तो है ही है कि चलिए ठीक है ERP मेंटेन हो रहा है, सब कुछ वेल एंड गुड है, लेकिन क्या है कि आपका एक बार मैनुअल भी रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे क्या होता है, कभी फ्लॉ नहीं होगा। आप पूरी तरह से, जैसे आप पढ़ेंगे ना मैनेजमेंट में, कि पूरी तरह से कभी भी एक पर्सन पे या एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा एक जगह क्रॉस चेक या क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए। इसीलिए कहते नहीं कि जैसे कोई भी पेमेंट वगैरह करिए, मंथ के एंड में पूरी एक सैप से लिस्ट निकाल लीजिए कि टोटल पेमेंट कितने वेंडर्स को कितना किया गया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक क्रॉस चेक हो गया कि कहीं दूसरे यहाँ की पेमेंट तो हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ तो चलिए मान लीजिए विदिन शक्तिभवन है, हमारे ट्रांसमिशन वगैरह में क्या होता है कि कई यूनिटें हैं जो एक ही लेवल में एक ही उसमें ऑपरेट कर रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर मान लीजिए हेडक्वार्टर से गलत पड़ गया, तो उनके यहाँ खर्चा हमारे यहाँ दिखने लगता है। हो रेयर है लेकिन हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी खर्चा दूसरे यूनिट का शो करने, अब वो कैसे पता चलेगा, जब तक मंथ एंड में हम रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। प्रॉफिट सेंटर होता है, हर यूनिट का एक प्रॉफिट सेंटर अलॉट है सैप में, ठीक है। जैसे आप तो उसी पे वो खर्चे बुक होते हैं, जैसे यूनिट, हाँ जैसे कॉस्ट, हाँ तो आपका कॉस्ट सेंटर दिखता है, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर दोनों मतलब एक ही साथ चलते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर क्या है कि उस पर जैसे एक यूनिट के 4 कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर एक ही होगा। कॉस्ट सेंटर हो गया जैसे क्या किया कि मान लीजिए एक यूनिट के अंदर 4 सबस्टेशन है, अब आपको सैप पे अलग अलग सबस्टेशन वाइज भी खर्चा देखना है, तो वो भी आप देख पाओगे जब आप अलग अलग कॉस्ट सेंटर में बुक किए रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक 400 के अंदर 220 भी है, 132 kV भी है, अब आपको देखना है कि नहीं मैंने केवल 132 kV पे कितना खर्चा किया राउंड द ईयर सबस्टेशन मेंटेन करने में। तो जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर का रन करके उसके खर्चे देखेंगे, वो अलग से आपको शो कर देगा जब आपने उस कॉस्ट सेंटर पे बुकिंग की होगी। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर मेनली यूज़ होता है, हर यूनिट का एक ही प्रॉफिट सेंटर होता है, उस पे जैसे जो भी आपके फंड वगैरह है उसी पे अलॉट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अब TIPI हो जाएगी, एक बार हैंडबुक में पढ़ लीजिएगा, उनको दिखा दीजिएगा एक बार, ठीक है। और एक बार उनके भी रीज़न समझ लीजिएगा, कुछ रीज़न होगा कि अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं, कुछ रीज़न हो सकता है सॉफ्टवेयर में या एडवांस वगैरह देने में, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ PI थी तो ऐसे ही रूल था, ठीक है। ERP की स्लाइड पढ़िए तो उस पे आप दिखा सकते हैं कैसे फ्लो चार्ट की, कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप PI रिंबर्स करना या TI रिंबर्स करना हो। देखिए हमारे पास अगर होगा तो हमारा ये UPPTCL का होगा। ये देखिए TIPA का जैसे आप देखोगे, ये जो हमारा UPPTCL का है प्रोसेस, आपके यहाँ भी यही रन होता होगा, है ना। इसमें जैसे आप देखेंगे ये T कोड है, ठीक है, ZFI_TIPI। जैसे ही आप इसको रन करते हैं डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में क्या है, डॉक्यूमेंट डेट, पीरियड, ठीक है, इनवॉइस नंबर, ये सब एंटर करते हैं। पासिंग की मतलब डेबिट क्रेडिट क्या करना है, और अकाउंट कोड मतलब हो गया आपका रेलिवेंट GL कोड पता है ना, अकाउंटिंग कोड, जैसे किस हेड में कौन सा खर्चा जाता है। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका 76,153 हो गया, ठीक है। 74,138 आपका सबस्टेशन खर्चे हो गए, ठीक है। सब कोड तो सेम ही होंगे सारे निगम में, हाँ अकाउंटिंग कोड सबके सेम है।
इसलिए सेम है, ताकि क्योंकि लास्ट में जब यूपीपीसीएल की बैलेंस शीट बनती है तो जो रिकन्सिलेशन है वरना वो करने में दिक्कत आएगी। रिकन्सिलेशन जब बनाते हैं या सारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है तो उस केस में क्या होता है, सारे हेड्स को जब मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे जीएल कोड सबके सेम होंगे, तभी खर्चा एक साथ बुक हो पाएगा। ठीक है, फिर 76 अच्छा, कितने लोगों ने सैप इस तरह चलाया है, बुकिंग की है? आपने चलाया है ना, TIPI रन किया है ना? ऐसा ही फ्रेमवर्क है, थोड़ा अलग है। नहीं, वो तो तब आता है जब एंट्री पोस्ट होने के बाद आता है। वो जब आप एंट्री पोस्ट, ये एंट्री तो ये मेन बेसिक पोस्टिंग कर दी हमने। आप क्या बेसिक पोस्टिंग कोई और करता है क्या? आप केवल अप्रूव करवाते होंगे। पार्क जनरेट करते हैं तो उसके बाद ऐसे हायरार्की बन के, ये तो एंट्री बनी, एंट्री बनने के बाद एक सिंगल लाइन में पूरा ये देखिए ऐसे बन के आता है। बस ये भरते हैं बस। तो ये जो भरते हैं इसके पहले बैकएंड पे कोई एंट्री नहीं करते हैं? एंट्री होती होगी। अच्छा, एक ही लाइन में ऐसे एंट्री कर देते तो ऑटोमेटिक बैकएंड पे पोस्टिंग कर देता है वो। बैकएंड कर डबल क्लिक करते हैं, बैकएंड में खुलता है, फिर उस पे क्लिक उस पे एंट्री करके फिर बाहर आते हैं, यहाँ पर अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिक। तो एंट्री करते हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट कहीं तो करते होंगे। करना पड़ता है। 2 लाइनों में होता है, पहले डेबिट होता है। हाँ, वही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डेबिट क्रेडिट करते होंगे वो। हाँ, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट जब तक अकाउंट कोड उसको बताएंगे नहीं तब तक कैसे पंच करेगा? अकाउंट कोड लिखते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका अप्रूवल लिस्ट आ जाती है, फिर आखिरी में जाके अप्रूव करते होंगे। आपकी आईडी जैसे मान लिया अप्रूव हुआ, फिर उसके बाद किसकी आईडी पे जाता है? अकाउंट्स में गया, फिर अकाउंट से फिर कहीं नहीं, एक हफ्ते बाद जाके खत्म कर दिया। नहीं, वहाँ भी 2 लेवल होंगे। मतलब वहाँ के अकाउंटेंट साहब होंगे, दूसरा एक और जो भी। पहले डीडी असिस्टेंट के पास जाता है, हाँ, फिर अकाउंटेंट के पास जाता है, फिर उसके बाद AO साहब के पास जाता है, वहाँ से पेमेंट हो जाती है। बाद कैशियर के पास। अच्छा, वहाँ बहुत लंबा प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस लगभग वही है, क्योंकि कंपनी आपके अभी एसेंचर ने लगाया है। LNT। अच्छा, LNT ने लगाया, लगाया सैप ही है ना। तो फिर सॉफ्टवेयर सबका सेम है, थोड़ा सा क्योंकि क्या है, जिसके यहाँ जैसा प्रोसेस चल रहा था जैसे आप बता रहे थे, वैसे ही थोड़ा सा डिज़ाइनिंग उसमें चेंज कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ये जो आप मॉड्यूल कह रहे थे ना कि ये हम लोग का यूपीपीसीएल का है। अब एक आपको बिल दिखा देते हैं। जैसे ये बिल है, ये हमारे यहाँ जैसे TI होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ PI का भी कल्चर बंद कर दिया है और TA का भी कल्चर बंद है, सिर्फ TI है। एडवांस का मतलब कोई दिक्कत, मतलब एडवांस नहीं दिया जाता एम्प्लॉय को। लिमिट कितनी है आपके यहाँ? किसकी? TA मतलब बताया तो TA नहीं है, TI की मान के चलिए कि 10,000 तक की ओपन हो जाती है। नहीं, हर महीने नहीं, लेकिन हाँ जैसे बताया ना, वो सारा डिपेंड करता है। जैसे मान ली किसी एक महीने एक्सचेंज साहब गाड़ी से चले गए, अचानक से विजिट हो गई, ठीक है, या कोई शट डाउन हो गया, कोई फॉल्ट आ गया, अब तेल का ही खर्चा 4-5 हज़ार रुपये आ गया, टोल वोल मिला के, तो उस महीने तो TI करनी पड़ेगी ना आपको TI। अब जैसे इस केस, हाँ 10,000 तक बता तो रहे हैं। हमारे यहाँ तो 40,000 की खुलती है। TI 40,000 नहीं, क्या वर्क था? नहीं तो सर यहाँ ये डिवीजन स्तर का है, वहाँ सर नहीं, एक मिनट, तो TI नहीं, मान लिए 40,000 की भी TI या TA जो भी है, वर्क क्या था? अरे उसमें सीढ़ी थी, ये पर्दे थे और तो एग्रीमेंट निकाल के नहीं किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट निकाल के? वो सिर्फ इससे यूपी हैंडलूम से जो है वो एस्टीमेट मंगा लिया था, एस्टीमेट अप्रूव करा दिया था। अब देखिए क्या हुआ ना, अभी आपने यूपी हैंडलूम से लिया, यूपी हैंडलूम ऑलरेडी सरकारी है। अब आपने जैसे यूपी हैंडलूम से लिया, सरकारी से ले लिया, इसलिए आपने TI से कर लिया। अभी मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी है उससे लिया होता तो उस केस में गड़बड़ हो जाता, फिर ये जेम से लिया। सेक्शन ने प्राइवेट ले लिया, फिर वो ऑडिट तो चली जाएगी। वो हाँ, क्योंकि क्या है ना, जेम से होता है सब। हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, जेम से करना है। मान ली कोई भी वर्क कराना है, अब इन्होंने तो सरकारी से था, चलिए अप्रूवल लेके करा लिया।
नहीं एस्टिमेट लिया तो एस्टिमेट में अब वो कह देगा ना, मान लिया ऑडिटर होगा या हम ही हैं जो रिव्यू करेंगे, वो कह देंगे भाई आपने जेम से रेट क्यों नहीं लिया एक बार, मतलब या यूपी हैंडलूम से एक बार रेट लेते थे, क्या पता वहाँ सस्ता होता तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। यूपी हैंडलूम से है सर रेट। तो वो रेट और आपका रेट बराबर है या कम ज़्यादा है? ये लोग यूपी हैंडलूम वाले हैं। अच्छा वो तो यूपी हैंडलूम, आपका यूपी हैंडलूम आपका कौन सा है? हम लोगों का एक प्राइवेट है, दूसरे सेक्शन से हम लोग, हाँ। बट हम लोग का भी अप्रूव हो गया 14,000 का। अमाउंट रेट वही होगा। नहीं रेट क्या, रेट 19-20 है कि रेट लगभग वही है? हम लोग का सस्ता है, रेट अलग प्राइवेट वाला सस्ता है। हम लोग वाला हाँ तो इसलिए चल गया, क्योंकि क्या है ना, देखिए समझिए, पेपर वर्क इन्होंने पूरा कर दिया, सपोर्टिंग में लगाया हुआ यूपी हैंडलूम का माल, ये काम वो 15,000 में हो रहा था, ये कह रहे हैं हम 14,000 में करें। अब लेकिन क्या है, ये मटेरियल ऑफ वर्क या जो है क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे चेक होगा, ये तो जो फाइनली एमबी कर रहा है ना, वही देख पाएगा ये। बेहतर है कि सरकारी संस्था से काम कराया जाए और लायबिलिटी उसके ऊपर। हाँ क्योंकि यूपी, जैसे हमारे वर्दी जो ली जाती है वो यूपी हैंडलूम से ही ली जाती है, अब उसके लिए अलग से जेम या कुछ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है, तो यूपी हैंडलूम से ही, प्री डिसाइडेड है बस। हाँ प्री डिसाइडेड है तो यूपी हैंडलूम से ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने सस्ता ले लिया है तो ठीक है, अभी महंगा होता तो दिक्कत थी। ठीक है, तो हम लोग टीआई का एक फॉर्मेट देख रहे थे कि टीआई में देखिए क्या है कि ऐसे ही एक ऑफिस ओएम हो जाता है कि भाई देखिए इनकी देखिए कितने की है, 8,906 रुपये की है। ठीक है, इन्होंने टीआई ली है किस पर्पज़ से ली है? व्हीकल के रनिंग के लिए और स्टेशनरी के लिए भी लिए। ठीक है, इन्होंने देखिए अप्रूवल लिया, एक्सचेंज साहब के साइन हो गए, फिर इन्होंने क्या किया, ये अपने यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, रिक्वेजिशन लेटर। ठीक है, उसके बाद ओएम हुआ है। रिक्वेजिशन लेटर इन्होंने कहा किससे फॉरवर्ड कराया? अपनी एसडीओ मैम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिक्वेजिशन लेटर और वो हो गया। अब आप देखिए फिर जब इन्होंने वाउचर लगाए हैं, ये देखिए एक फॉर्म टाइप का भरा, ये फॉर्म भरा जाता है ना आप लोग यहाँ भी, है ना, जिसमें किसको किसको पे किया है, कितना अमाउंट है और आपका रेलिवेंट जीएल कोड। यहाँ इन्होंने 76,153 लिखा है, ये आपका 10 डिजिट का है, 76,153 और 5 बार 0। ठीक है, कितना अमाउंट है ये सब यहाँ पे मेंशन है, और इसके पीछे जो फॉर्मेट लगा रहता है उसमें हेड वाइज टोटल अमाउंट रहता है कि 76,136 में, और ये तो बीसीएल का है ना सर, अब नया तो कंपनी एक्ट आ गया तो सब हेड यही नाम से चलते, ये पहले चलते हाँ, थे यही। जब नहीं तो परिषद था तब ये हेड चलते थे, आज तक चले आ रहे हैं। नहीं, ये अपने आप अब 10 डिजिट का हो गया है। अकाउंट वाले को वहाँ पर डालते हैं हेड डालते हैं, परिषद में यही चलता था हेड। हाँ, तो अभी भी डालते अभी भी हेड हम लोग क्या जल विद्युत में हेड का मैडम जीएल कोड हो गया। अब हेड चल रहे हैं ये। तो जीएल कोड क्या है? 76। ठीक है, 76,153 भी है, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, 74,138 आपका सबस्टेशन के खर्चों का है, 76,136 आपका व्हीकल रनिंग का है। ठीक है, तो ये जितने हेड हैं उस पर इन्होंने बाइफर्केशन भी डाल दिया कि जो हमने टोटल पीआई ली है उसमें ये खर्चे आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने फिर वाउचर लगाए हैं। ठीक है, ये जैसे कुछ सामान परचेज किया है। ठीक है, अच्छा हमारे यहाँ क्या है कि 500 के नीचे कंपोजिट स्कीम वाले भी लग जाते हैं। कंपोजिट स्कीम मतलब जीएसटी नंबर होगा, और कंपोजिट स्कीम मतलब उसमें जो रेट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ठीक है, इसीलिए देखिए बिल ऑफ सप्लाई और जीएसटी नंबर पड़ा हुआ अभी तो है ना। हमारे चलते नहीं, ब्रेकअप मांगते हैं। हाँ नहीं तो टैक्स इनवॉइस भी, लेकिन अब मान लो कोई कंपोजिट स्कीम में है तो क्या देगा वो? हाँ, क्या बड़ा रिजिड है अकाउंट सेक्शन, बड़ा मतलब रिजिड है। ये तो लेंगे भी नहीं। नहीं, अपने यहाँ क्या है कि 500 के नीचे क्योंकि एमबी नहीं होती, दूसरा क्या होता है उसमें कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट स्कीम भी तो होती है। जैसे कंपोजिट स्कीम जीएसटी में क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके केस में क्या होता है कि वो कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर हो जाते हैं। कंपोजिट स्कीम का मतलब क्या होता है, वो जीएसटी की परचेज और सेल से माइनस करके लायबिलिटी नहीं भरेंगे। वो क्या करेंगे, जितना सेल्स है उसका 1% या 2% टोटल कंपोजिट स्कीम में सरकार को टैक्स जमा कर देते हैं। ठीक है, कुछ छूट भी तो है 10 लाख रुपया। हाँ सही कह रहे हैं। तो उस केस में क्या, ट्रांजेक्शन पे है कंप्यूटर पे जाने का। हाँ 10 लाख तक के ट्रांजैक्शन पे है। तो अब उस केस में क्या है कि आदमी मान लीजिए जब कंपोजिट स्कीम का बिल ले आएगा तो ऐसा थोड़ी कि उसका पेमेंट नहीं होगा। जीएसटी नंबर तो ऊपर लिखा ही है। टैक्स की ड्यूटी चलती है, हमसे मतलब नहीं है ना, हम तो परचेजर है। हाँ लेकिन
तो लेकिन वो बिल में फिर जीएसटी नहीं लगा के दे सकता है, वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। जो कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर हो गया जीएसटी का बिल भी मानते नहीं है। वो लिखा रहेगा, जैसे बिल और जीएसटी नंबर रहेगा और लिखा रहेगा कंपोजिट स्कीम के अंदर में, तो मतलब 500 रुपये जो भी दे रहा है उसमें जीएसटी लगी हुई है। यहाँ फुल्की वाले का भी मांगते हैं ब्रेक। फुल्की कितना परसेंट लगा दिया? आपको देखा होगा फुल्की खाते हुए तब तभी वो कहते हैं अकेले अकेले फुल्की खा रहे, हमको नहीं खिला रहे। नहीं आप क्या, जैसे मैं देख रहा हूँ रिजिड काफ़ी है, अगर थोड़ा सा आप लूप होल नहीं एक देश एक विभाग। अरे वो गोल्डन डेज थे, वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। वो हम लोग के गोल्डन डेज थे, वो अब जो है यही मेंटेन रहे, बड़ी बात बड़ी बात यही है ना, इसी में नौकरी सबकी बीत जाए, ठीक है। तो इस तरह देखिए सारे वाउचर लगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लगे हैं। अब ये जैसे डीजल का लगा हुआ है 2500 का, ठीक है। ये सारे वाउचर लगा के आपकी टीआई क्लोज हो जाती है। जैसे ये 10,000 के ऊपर की जैसे खरीद करनी है तो हाँ। जेम से नहीं 10,000 के ऊपर की, जैसे कोई जैसे मान लीजिए वर्क करा रहे थे, है ना, जैसे मान लीजिए इंस्टॉलेशन कराना, पर्दे लगवाने थे, तो इसमें क्या होता है कि अपने यहाँ जो विभाग का नियम है कि आपका 10,000 से ऊपर है तो आप जेम से करा लीजिए। हाँ, वर्क ऑर्डर करते हैं वो भी जेम से करते हैं। अब लेकिन जैसे 10,000 तक का रहता है, जेम से नहीं करता है। लोकल फर्मों को 3 को हाँ 3 कोटेशन लेके, रजिस्टर्ड बैंक से चला जाता है। हाँ नहीं, वो भी जेम के थ्रू कर रहे हैं, पता है। नहीं वो 10,000 तक का भी ऐसे ही। अरे वो 3 कोटेशन डायरेक्ट बुकिंग, अब जेम में भी एक क्लॉज है कि आप डायरेक्ट 3 कोटेशन फर्म से मांग सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टेंडर निकालिए। जेम में भी अब ये कर दिया है, डायरेक्ट परचेज भी आप कर सकते हैं, जैसे 2,500 या 10,000 तक की डायरेक्ट परचेज। जैसे वेंडर का मटेरियल लिस्टेड है, आप डायरेक्ट कार्ट में ऐड करिए और वो मटेरियल डायरेक्ट आ जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए पूरा टेंडरिंग प्रोसेस करना हो। अब जैसे 10,000 या 20,000 तक के जो वर्क ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर हैं, इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट वेंडर से 3 कोटेशन मांग लेते हैं। जो भी आपके 3 वेंडर हैं जिनके लिस्टेड हैं, उनसे आप 3 कोटेशन मांग के सीधे उनको, जिसका सबसे सस्ता है उसको ऑर्डर बुक कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा जो है टेंडरिंग प्रोसेस करिए। तो लेकिन अब क्या है, प्रेफर जेम करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा कोई इशू, अब TI-PI भी कवर हो गया हम लोग का, बिलिंग भी कवर हो गई और TA रूल्स भी हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। कोई क्वेरी किसी को अब तक, ठीक है। यही परचेज करना चाहिए 20,000 की, जैसे आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो प्रेफर करिए कि आप जेम से ही परचेज करें। ऐसा आपका अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह काम करता है। 1,000 रुपये तक का आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे 2,500 या 5,000 तक का हमारे यहाँ ये ऑर्डर है कि 2,500 तक का आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट मतलब जैसे अमेजॉन से आप परचेज करते हैं, वैसे ही आप जेम से डायरेक्ट परचेज करते हैं। जैसे वेंडर लिस्टेड है, ये वेंडर ये सामान दे रहा है, इस रेट पे दे रहा है, डायरेक्ट कार्ट में ऐड करिए, वो आपको सामान दे जाएगा, ठीक है। कोटेशन ले ली पेपर वाले से, हाँ तो कोटेशन लेके लगा दिया मैंने फाइल और हाँ। जो रिफिलिंग होती है कम से कम 3 कोटेशन, 3 कोटेशन का। हाँ। जैसे 10,000 के ऊपर आप जा रहे हैं तो सप्लाई में आप जा रहे हैं, सप्लाई ऑर्डर मान लिया आप करना चाह रहे हैं, तो 10,000 के ऊपर कम से कम 3 कोटेशन। 20,000 में पेपर भी है, कार्टेज भी है, हाँ तो तीनों, मिसलेनियस आइटम भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 20,000 तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी 3 कोटेशन कम से कम ले लीजिए आप जेम से ही, हाँ ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा देते हैं सिस्टम, हाँ प्रोवाइड नहीं करा उसका हम डिमांड जो है जेम पे। हाँ, अब जो चीज़ें लिस्टेड नहीं है आपकी जेम पे तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे आपने कोई ऐसा मटेरियल या इक्विपमेंट मांगा जेम पे, सर्च किया जो लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उसकी रिपोर्ट लगती है, फिर आप वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं ओपन मार्केट से। जेम पे नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कुछ स्टेशनरी है और कंप्यूटर्स वगैरह है, हाँ तो डिपार्टमेंट का अपना एक परचेज सेक्शन है, हाँ वो परचेज करके देता है। ठीक है, आज की डेट में जैसे वो हम डिमांड भेज रहे हैं वो हमको नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, क्या हम अपनी डिमांड खुद जो 50,000 1 लाख रुपए का जो है TI वगैरह खुलवा करके हाँ हाँ, और उसको जेम पोर्टल से परचेज कर सकते हैं। नहीं ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जब आपके यहाँ परचेज सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है हमारे डायरेक्टर पीछे लगे रहते हैं कि आप लोग अपना काम खुद करिए, जो है आप क्यों उनके ऊपर तो आप 40,000 रुपये TI खुलवाई गई, हाँ डायरेक्टर साहब को खुलवाई। तो आप इसको सुनिए, तो आप इसको पेपर पे ले आइए ना, जैसे आप इसको पेपर के थ्रू परचेज सेक्शन में दीजिए ना, समझिए। बहुत बार दिए हैं, बहुत
तो पेपर पे लिख के दीजिए, पेपर में ही वापस मांगिए कि जैसे वो लिख के दें कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आप खुद से परचेज कर लीजिए, तो आप उसी बेसिस पे अपना टेंडर निकाल दीजिए, ठीक है, जेम पे। ये चीज़ ऑडिट में क्या वो हो सकती है? हाँ बिल्कुल चैलेंज हो सकती है, क्योंकि जब आपके यहाँ परचेज सेक्शन का काम ही यही है कि आपका सबके यहाँ से रिक्वायरमेंट लेके परचेज लेके, अब जैसे आपके कंप्यूटर जरूरत है, आपके यहाँ पेपर, जैसे इनके यहाँ 10 रिम पेपर की जरूरत है, आपके यहाँ 20 रिम पेपर, भाई बातें ना करिए, समझ रहे हैं, 10 रिम आपके यहाँ जरूरत है, 20 रिम आपके यहाँ, तो परचेज सेक्शन का काम ही है कि सारे परचेजेस को रिकनसाइल करके एक टेंडर निकालना, कंसोलिडेट, तो उससे क्या होता है, रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो जब परचेज सेक्शन का काम ही यही है और वो नहीं फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो रिटर्न में अगर आपको दे रहे हैं तो आप अपना टेंडर निकाल लीजिए। सेक्शन ने एमडी साहब के अप्रूवल से एक आदेश निकलवा दिया है कि यूनिट वाइज अपना अपना स्टेशनरी खरीदें। अच्छा, तो मतलब एक पर्टिकुलर वर्क के लिए निकलवाया, जैसे एक पर्टिकुलर सप्लाई के लिए निकाल दिया कि स्टेशनरी आप परचेज खुद से कर सकते हैं। हाँ, तो वो आप निकाल लीजिए, वो आप जेम के थ्रू ले लीजिए, नहीं तो कोटेशन के थ्रू लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, कम से कम मिनिमम 3 चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। वो जेम से हुआ नहीं, फिर टीआई मिल जाएगी वो। हाँ, टीआई से कर लीजिएगा, क्या करेंगे फिर। वैसे कायदे से जेम से करना चाहिए, जेम से करना चाहिए, जेम से ही करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो ठीक। हाँ हाँ, जेम से ही करना है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेरी किसी को? ठीक है।